हेलो हेलो हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आज जानेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी कि घटक कौन कौन सी चीज़ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में यूज़फुल होती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले है पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य। बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, फिर जल की आवश्यकता पड़ती है और फिर सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। ये चारों चीज़ की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपूर्ण होने में, समाप्त होने में, यानी पूरा कंप्लीट होने में। तो देखते हैं सबसे पहले पर्णहरित क्लोरोफिल किसे कहते हैं। वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, या वैसा अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। अतः पर्णहरित अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। इसीलिए पर्णहरित अणु को, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में नहीं होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में नहीं होता है। समुद्र के अंदर लाल भूरे घास पाए जाते हैं, उसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इससे ये साबित हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का रंग में हरा रंग उतना महत्व नहीं है, उतना भी महत्व नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का रंग उतना भी महत्व नहीं रखता है। बल्कि पादप कोशिकाओं के भीतर मेन इंपॉर्टेंस क्या रखता है, क्लोरोफिल रखता है। पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति महत्व रखता है, मेन इंपॉर्टेंस रखता है। यानी प्रकाश संश्लेषण वहाँ होगा, फोटोसिंथेसिस वहाँ होगा जहाँ क्लोरोफिल रहेगा। इसको कलर से, रंग से उतना भी महत्व नहीं रखता ये। अतः प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति, अगर ये रहेगा तो ही प्रकाश संश्लेषण होगा। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, में ही संभव है, अतः नहीं है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया पर्णहरित। अब इसके आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसके बाद जल और फिर सूर्य के बारे में देखेंगे। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए दूसरा पदार्थ देखते हैं जो काम आता है। पहला देख लिए थे पर्णहरित, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि हमारे केस में उल्टा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो लाएगा कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कितना मात्रा में वो भी देखेंगे। वातावरण से लेता है, वायुमंडल से लेता है। पौधे इस आवश्यक को वातावरण से प्राप्त करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला लकड़ी में रहता है। लकड़ी को जब हम जलाते हैं या फिर प्लास्टिक, कोई भी चीज़ को जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कोयला, ईंधन, मतलब इसके अलावा कोई भी चीज़, जलाने वाली चीज़ जिससे उष्मा प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसको ईंधन कहते हैं। इसके अलावा लकड़ी, कोयला, ईंधनों से जलने और जीवाणुओं, मृत जीवी में पड़े जीवाणु द्वारा अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। श्वसन क्रिया, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होता है। ये सब क्रिया से जितना भी है, लकड़ी, कोयला, ईंधन के जलने से और जीवाणुओं द्वारा अपघटन, श्वसन क्रिया आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होता है। वायुमंडल में सामान्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, देख लेते हैं। वायुमंडल में सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। यानी कितना? 0.03% पाया जाता है। याद करने वाला चीज़ है। यानी 10,000 में 3%, यानी हर एक 10,000 में 3% पाया जाएगा। उसी तरीक़े से 20,000 में देख लेंगे तो 6% पाया जाएगा। यही रहा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने में। अगला देखेंगे जल तो सबके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, पौधा के लिए भी ज़रूरी है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं जल के बारे में। जल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, चाहे पौधा हो चाहे इंसान हो। जल के बारे में जान लेते हैं।
बिहार, चूँकि बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को आता है और जल दिवस भी 22 मार्च को आता है। जल दिवस आता है, सिलेबस में नहीं है, वैसे जान लेना चाहिए। तो देखते हैं जल के बारे में क्या इम्पोर्टेंस है प्रकाश संश्लेषण में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जल नहीं रहेगा तो वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा। और जल अगर नहीं रहा तो सिंचाई करते हैं, क्यों करते हैं? जल के लिए करते हैं, ताकि जल मिले। खनिज लवण को जड़ जो अपनी तरफ खींचता है वो जल के माध्यम से ही खींचता है। और भी बहुत सारा चीज़ है जल में। खेतों में लगे फसलों को नियमित सिंचाई देनी पड़ती है, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। खेतों में लगे फसलों को नियमित सिंचाई देनी, जल ना मिले तो पेड़ पौधा मर सकता है, इसीलिए मेन ज़रूरी है। जल नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। जल की मदद से ही घुले खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, जिसको लॉ एसिड बोलते हैं, मैग्नीशियम इत्यादि। जड़ द्वारा ग्रहण किया गया जाइलम उत्तक द्वारा पत्तियों में पहुंचाते। जड़ द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम उत्तक वहाँ से लेके पत्ती में पहुंचाएगा, और पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं, जलीय पौधे जल एवं अपने लवणों का अवशोषण बाहरी हिस्सों से कर लेता है। ये बाहरी हिस्सों से आसानी से कर लेता है, ये अलग से हुआ इसके। बाकी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल बहुत ज़रूरी है। मेन वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक है। फिर से देख लेते हैं, अगर जल नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा। पेड़ पौधा क्या, इंसान भी मर जाएगा। कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए उसको जल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद अगला देख लेंगे, सूर्य लास्ट है, आखिरी घटक है। अगले स्लाइड में देखते हैं, बारे में देखेंगे। सूर्य के बिना प्रकाश संश्लेषण तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य रहेगा तभी लाइट रहेगा, और लाइट के प्रेजेंस में ही, लाइट की उपस्थिति में ही, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही कभी भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखते हैं, हरे पौधे में केवल सूर्य का प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध भी करता है। और अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करती है। कैसे करती है वो देखते हैं। क्लोरोफिल मेन है। सूर्य प्रकाश से क्लोरोफिल जो है वो सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा की मदद से, सोलर एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी की मदद से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं इसको एक फ्लो डायग्राम की मदद से। सूर्य प्रकाश, सबसे पहले सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश का अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के बाद क्लोरोफिल का अवशोषण करेगा। उसके बाद वो जल का अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, यानी टूटेगा। तो एक हाइड्रोजन में टूटेगा और एक ऑक्सीजन में टूटेगा। हाइड्रोजन वाला पार्ट ग्लूकोज बनाता है, कभी भी C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाएगा, और ऑक्सीजन वाला पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये उत्सर्जन हो गए, यानी एक्सक्रीशन हो गए, उत्सर्जन होकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके आगे देखेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन बस बचा हुआ है इसमें। सूर्य में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये दोनों अगले स्लाइड में देखते हैं। प्रकाशीय और अप्रकाशीय रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी प्रकाश अभिक्रिया। और चलिए देख लेते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है और अप्रकाश अभिक्रिया क्या होता है? प्रकाश अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं। प्रकाश अभिक्रिया, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोफिल जो है वो सूर्य का लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है वो सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जल का अपघटन होता है, किस में होगा? लाइट रिएक्शन में, प्रकाश अभिक्रिया में।
इसको प्रथम अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रथम भी कहते हैं, और इसको द्वितीय कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जल का अपघटन होगा, जल का अपघटन होगा यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल टूटेगा, इसी में जल टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मुक्त होगा इसी में, और हाइड्रोजन आगे उपयोग में आता है, हाइड्रोजन आगे उपयोग में आता है। वहीं इसको देखेंगे तो इसको द्वितीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, प्रकाश का द्वितीय अभिक्रिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। यह क्रिया प्रकाश, इसमें सबसे बड़ा फीचर यही है, प्रकाश या अंधकार दोनों में, यानी लाइट में भी और डार्क में भी, दोनों में हो जाएगा। इसी तरीके से समाप्त हुआ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ और घटक। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जंतु में पोषण किसको कहते हैं। सबसे पहले पौधों में पोषण खत्म कर लिए, उससे पहले स्वपोषण प्रपोषण के बारे में जाने, और अगले लेक्चर में देखेंगे जंतुओं में पोषण किसको कहा जाता है।